मैं सोचता हूं कि दम लें तो मैं उन्हें टोकूं, मगर ये लोग लगातार झूठ बोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। एक पहेली आपने सुनी होगी, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, अब बोलो कितने तीतर। इस मजेदार पहेली के जवाब भी मजेदार हैं। कोई 3 कहे तो उसे गलत साबित किया जा सकता है और कोई 5 कहे तो उसे भी गलत साबित किया जा सकता है, या यह भी हो सकता है कि दोनों जवाब सही हो। दरअसल सारा मसला नजरिए का है और अपने अपने समीकरण बिठाने के तरीके का भी। और अगर इसे सियासत से जोड़कर देखा जाए तो देश पर राज कर रही भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी इस वक्त जनता के साथ इसी तरह की पहेली का खेल खेल रही है। किसानों के आंदोलन में शरीक होने वालों को आंदोलनजीवी कहकर उलाहना देने वाले पीएम नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की आजादी के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए और वहां उन्होंने एक अजीब गुगली फेंकी। अपने भाषण में उन्होंने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के आंदोलन को अपने शुरुआती आंदोलनों में से एक बताया और यह भी कहा कि इसमें उन्हें जेल जाने का अवसर मिला। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर यह पहेली उलझने सुलझने लगी कि आखिर मोदी जी जेल कब गए और क्यों गए, इसका सच क्या है। इधर 26 मार्च को देश इस चर्चा में मशगूल रहा और पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी मोदी जी के साथ भाजपा का प्रचार सोशल मीडिया पर होता रहा। जनता के बुनियादी मुद्दों पर बात करने का वक्त न प्राइम टाइम को मिला न नेताओं को मिला। वैसे भी जनता से जुड़ी बातें अब मेन स्ट्रीम में दिखती ही कहां हैं। अगर ऐसा होता तो 4 महीनों तक किसानों को आंदोलन नहीं करना पड़ता। अब तो किसान होली भी दिल्ली की सीमा पर ही मना रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करने वाली भाजपा फिलहाल अपनी ही कमाई बढ़ाने में लगी हुई है। लेकिन चलिए सबसे पहले चलते हैं बांग्लादेश, जहां मोदी जी ने नया इतिहास रच दिया है। बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर उनकी खुशी में भारतीय प्रधानमंत्री ने भी शिरकत की। मोदी जी के लिए यह मौका एक तीर से 2 निशाने साधने वाला था। एक ओर उन्होंने बांग्लादेश के साथ भारत की दोस्ती की डोर को मजबूत किया, तो दूसरी ओर वहां इस तरह की बातें कहीं जिनका लाभ सीधे सीधे पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव में भाजपा को मिल सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि बांग्लादेश की विकास यात्रा के इस अहम पड़ाव में आपने मुझे भी शामिल किया। उन्होंने भारत बांग्लादेश संबंधों, दोनों देशों की साझी विरासतों और साझा लक्ष्यों पर विस्तार से बात की। साथ ही अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जैसी शख्सियतों का भी खास तौर पर जिक्र किया। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि किस तरह उन्होंने खुद 20-22 साल की उम्र में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए सत्याग्रह किया था और जेल भी गए थे। उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर खूब हंगामा खड़ा हो गया। लोग सवाल उठाने लगे कि आखिर मोदी जी जेल कब गए, क्या वे पाकिस्तान में थे जो उन्हें बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जेल जाना पड़ा। इस बयान पर खिंचाई भी खूब हुई। किसी ने कहा कि दांडी मार्च में गांधी जी की लाठी पकड़ने वाला बच्चा मोदी जी ही थे, तो किसी ने लिखा कि ग्राहम बेल ने फोन बनाया तो दूसरे सिरे पर मोदी जी ही थे। कोई उन्हें कपिल देव के साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप उठाते दिखा रहा है तो कोई चांद पर पहुंचा रहा है। तो जितने मुंह उतनी बातें। कुछ लोग मोदी जी के बयान को सही बता रहे हैं तो कुछ फेंकू वाली इमेज से इसका संबंध जोड़ रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि जिस बांग्लादेश की आजादी के लिए हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया, उसकी स्वर्ण जयंती पर अपने प्रचार का मोह मोदी जी क्यों नहीं छोड़ पाए। वैसे इस सवाल का जवाब मोदी जी को जरूर देना चाहिए, क्योंकि अब तक देश ने देखा है कि नोटबंदी और जीएसटी की घोषणा वित्त मंत्री की जगह खुद मोदी जी ने की। कोरोना की वैक्सीन बनने की घोषणा स्वास्थ्य मंत्री की जगह मोदी जी ने खुद की। परीक्षा पर चर्चा शिक्षा मंत्री की जगह मोदी जी करते रहे और कभी वो सैन्य वर्दी में सैनिकों के बीच पहुंचते हैं तो कभी मून मिशन के लिए इसरो पहुंचते हैं, कभी मंदिर के भूमि पूजन के लिए बैठते हैं। यानी हर जगह बस मोदी जी ही नजर आए, ऐसा माहौल देश में बन चुका है। और अब तो वो विदेश यानी बांग्लादेश जाकर भी अपनी ही बात करते नजर आए, और बात ऐसी भी जिस पर विवाद खड़ा हो जाए ताकि प्रचार भरपूर मिले। लेकिन क्या वाकई बांग्लादेश के लिए आजादी मांगते हुए मोदी जी जेल गए थे? इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए, क्योंकि बात इतिहास की है, बात सच की है। पीएम मोदी पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, फिर भी उनका जीवन अब तक खुली किताब नहीं हो पाया है। कई बातें हैं जो उलझी हुई हैं, जिनके सिरे तलाशना बाकी है। 2014 के चुनाव प्रचार के वक्त उन्होंने अपने चाय वाला रूप को खूब भुनाया। सच्ची झूठी बातों के मिश्रण से लोगों को ये समझा दिया गया कि अपने बचपन में मोदी जी ने वडनगर स्टेशन में चाय बेची थी।
बाल नरेंद्र को लेकर जो किस्से बताए गए हैं उसमें एक किस्सा ये भी है कि अपने बाल काल में बाल नरेंद्र एक मगरमच्छ के बच्चे को घर उठाकर ले आए थे, फिर मां के समझाने पर उसे वापस छोड़ आए। मोदी जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने 35 साल तक भिक्षा मांगकर खाया। फिर एक जगह उन्होंने कहा था कि 1977 में वे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से एयरपोर्ट पर मिले थे, तब भैरव सिंह शेखावत उनके साथ थे। अब सवाल उठने लाजिमी है कि 1950 में जन्म लेने वाले मोदी जी ने अगर 35 साल तक भिक्षाटन किया तो वे एयरपोर्ट कैसे पहुंच गए और फिर उन्होंने चाय कब बेची। मोदी के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो हिमालय पर 3 साल अज्ञातवास में रहे, उनके परिवार तक को नहीं पता था कि वो कहाँ हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या भिक्षा लेने वाले 35 साल में ये 3 साल शामिल हैं या नहीं। जहां तक सवाल उनके आंदोलन में जेल जाने का है तो ये तथ्य है कि 1971 अगस्त में जनसंघ ने बांग्लादेश गण सत्याग्रह किया था। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। बहुत से कार्यकर्ताओं को जेल हुई थी, लेकिन मोदी जी उनमें शामिल हुए थे, ये बात अब तक कहीं दर्ज नहीं हुई है। उनके अनेक जीवनीकारों में से किसी ने अब तक इसका जिक्र नहीं किया था। खुद मोदी जी ने संघर्ष मां गुजरात नाम की एक किताब 1978 में लिखी थी, जिसमें इमरजेंसी का जिक्र तो है लेकिन इस घटना का जिक्र नहीं है। तो मोदी जी बांग्लादेश की आजादी के लिए जेल गए या नहीं, ये सवाल तो अब उलझ गया है। अगर वो वाकई जेल गए थे तो कभी न कभी इस बारे में उल्लेख जरूर होता, लेकिन न जाने किन कारणों से इस बारे में मोदी जी या उनके जीवनी लेखकों ने कुछ लिखा ही नहीं। और अगर वो जेल गए भी हैं तो क्या इसका उल्लेख मोदी जी अब इसलिए कर रहे हैं ताकि वो तारीफें बटोर सकें? क्या उनकी तारीफ से जरूरी ये नहीं है कि हजारों अनाम शहीदों को याद किया जाए? लेकिन जब वक्त चुनाव का हो तो सारी कोशिश सुर्खियां बटोरने की ही होती हैं। बांग्लादेश में मोदी जी ने भी यही किया। वो वहां से भी मतुआ संप्रदाय को साधते हुए नजर आए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर में मैं जब गया था तो वहां मेरे मतुआ भाई बहनों ने मुझे परिवार के सदस्य की तरह बहुत प्यार दिया था। विशेष तौर पर बोरो मां का अपनत्व, मां की तरह उनका आशीर्वाद मेरे जीवन के अनमोल पल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर से बांग्लादेश में ठाकुर बाड़ी तक वैसी ही श्रद्धा है, वैसी ही आस्था है और वैसा ही तो सुना आपने कि मोदी जी कह रहे हैं कि किसने सोचा था कि भारत का प्रधानमंत्री कभी ओराकांदी आएगा। मैं आज वैसा ही महसूस कर रहा हूं जैसा भारत में रहने वाले मतुआ संप्रदाय के हमारे हजारों लाखों भाई बहन ओराकांदी आकर महसूस करते हैं। मोदी जी ने कहा कि मुझे याद है पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर में जब मैं गया था तो वहां मेरे मतुआ भाइयों बहनों ने मुझे परिवार के सदस्य की तरह प्यार दिया था। विशेष तौर पर बोरो मां का अपनत्व, मां की तरह उनका आशीर्वाद मेरे जीवन के अनमोल पल रहे हैं। मोदी जी ने बांग्लादेश से ममता बनर्जी के मां माटी मानुष का जवाब उस वक्त दिया जब पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए मतदान हो रहा था। वो ओराकांदी में मतुआ संप्रदाय के मंदिर भी गए और आप सब जानते हैं कि मंदिर के साथ मोदी जी का चुनावी रिश्ता कितना पुराना है। बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने ओराकांदी में मतुआ समुदाय के मंदिर में पूजा की और कहा कि मतुआ संप्रदाय के हमारे भाई बहन श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर जी की जन्म जयंती के पुण्य अवसर पर हर साल बारोनी स्नान उत्सव मनाते हैं। भारत में बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस उत्सव में शामिल होने के लिए ओराकांदी आते हैं। भारत के मेरे भाई बहनों के लिए ये तीर्थ यात्रा और आसान बने, इसके लिए भारत सरकार की तरफ से प्रयास और बढ़ाए जाएंगे। ठाकुर नगर में मतुआ संप्रदाय के गौरवशाली इतिहास को प्रतिबिंबित करते हुए भव्य आयोजनों और विभिन्न कार्यों के लिए भी हम संकल्पबद्ध हैं। यानी मोदी जी ने चुनावी आचार संहिता को तोड़ने की काट बांग्लादेश में निकाली। वहां तो उन पर घोषणाएं करने पर कोई पाबंदी नहीं है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय से जुड़ी करीब 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी रहती है और लगभग 30-40 विधानसभा सीटों और 7 लोकसभा सीटों पर मतुआ समुदाय का वोट बैंक चुनावों में हार जीत तय करता है। इस समुदाय की स्थापना 1960 में समाज सुधारक हरिचंद्र ठाकुर ने छुआछूत के खिलाफ एकजुट होने और लोगों को जागरूक करने के लिए की थी।
देश विभाजन के बाद बड़ी संख्या में इस समुदाय के लोग बंगाल और असम में आकर बस गए थे। लोकसभा चुनाव से पहले भी पीएम मोदी ने फरवरी 2019 में मतुआ समुदाय की बोरो मां वीणा पानी देवी से मुलाकात की थी। 5 मार्च 2019 को वीणा पानी देवी का निधन हो चुका है, लेकिन उससे बहुत पहले 2010 में ही उन्होंने ममता बनर्जी को मतुआ समुदाय का संरक्षक घोषित कर दिया था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मतुआ समुदाय मोदी जी की बांग्लादेश यात्रा में किए गए वादों पर कितना मोहित होता है। आपको याद दिला दें कि 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दिन पीएम मोदी नेपाल के सीता मंदिर पहुंचे हुए थे और 2019 में लोकसभा चुनाव के वक्त वो केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाने पहुंचे थे। तो मोदी जी की मंदिर यात्राओं से भाजपा का तो खूब भला हुआ है, लेकिन जिस लोकतंत्र की दुहाई हमारे पीएम बांग्लादेश जाकर दे रहे थे, उसी लोकतंत्र में भारत का हाल ऐसा है कि यहां किसान 4 महीनों से धरना और आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच साल बदल गया, तारीखें बदल गईं, लेकिन किसानों की स्थिति नहीं बदली। संसद का सत्र भी आयोजित हो गया, लेकिन किसानों की सुनवाई किसी मंच से नहीं हुई। अब आलम यह है कि होली का त्यौहार किसान दिल्ली की सीमाओं पर मनाएंगे। 26 मार्च को उन्होंने भारत बंद का आह्वान भी किया, जिसका कई जगह असर देखने को मिला, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतना साथ जनता से नहीं मिला। दरअसल त्योहार के मौके पर बाजारों की रौनक बनी रही। दुकानदार लॉकडाउन के कारण पहले ही काफी घाटा झेल चुके हैं, लिहाजा वो कमाई का कोई अवसर छोड़ना नहीं चाहते। इधर सरकार भी किसानों को प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के दम तोड़ने का सिलसिला जारी है। उधर गुजरात में किसान नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से सरकार ने रोक लिया और कानूनी कार्रवाई की। देश भर में इस वक्त किसान नेता महापंचायतें कर रहे हैं और नए कृषि कानूनों से होने वाले नुकसान के बारे में जनता को बता रहे हैं। इसी सिलसिले में किसान नेता युद्धवीर सिंह जब 26 मार्च को अहमदाबाद में किसान आंदोलन से जुड़े मामलों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, तो गुजरात पुलिस ने आकर उन्हें रोक दिया और गिरफ्तार कर लिया। गुजरात पुलिस का कहना है कि किसान नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं दी गई है। गिरफ्तार किए गए किसान नेताओं को शाहीबाग थाने में बंद किया गया। दरअसल गुजरात में अगले महीने की 4 और 5 तारीख को किसान महापंचायत का आयोजन होने वाला है, जिसके संदर्भ में ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। कांग्रेस नेता श्रीवत्स ने इस बात पर पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, न प्रेस कॉन्फ्रेंस दूंगा न प्रेस कॉन्फ्रेंस देने दूंगा। तो जैसा आप जानते हैं कि पीएम मोदी ने देश दुनिया में घूम घूम कर बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन 7 सालों के शासन में वो एक बार भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। शायद उन्हें बहुत से सवालों का जवाब देने में डर लग रहा है। इसीलिए भाजपा कानून के जोर से उन लोगों को डराना चाहती है जो अपने हक के लिए सारे जुल्म सहने को तैयार है। देश में खुले सवाल जवाब का बेखौफ माहौल बने, सरकार की जवाबदेही भी तय हो और कामकाज में पारदर्शिता भी आए, लेकिन फिलहाल लोकतंत्र पर पर्दादारी का खतरा मंडरा रहा है। चुनावी बॉन्ड भी इस पर्दादारी में शामिल है, जिसके जरिए राजनीतिक दल माला माल हो सकते हैं और भाजपा इसका भरपूर लाभ उठा रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने अपने आदेश में कहा, चूंकि बिना हस्तक्षेप किए साल 2018 और 2019 में चुनावी बॉन्ड के बिक्री की इजाजत दी गई थी और इस संबंध में पहले से ही पर्याप्त सुरक्षा मौजूद है, इसीलिए फिलहाल चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने की कोई तुक नहीं बनती है। दरअसल एडीआर ने अपनी याचिका में दावा किया था कि इस बात की गंभीर आशंका है कि पश्चिम बंगाल और असम समेत कुछ राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी बॉन्ड की आगे और बिक्री से फर्जी कंपनियों के जरिए राजनीतिक दलों का अवैध और गैर कानूनी चंदा और बढ़ेगा। शीर्ष अदालत ने इस पर बीते 20 मार्च को फैसला सुरक्षित रखते हुए राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी बॉन्ड के जरिए प्राप्त की जाने वाली निधि का आतंकवाद जैसे अवैध कार्यों में संभावित इस्तेमाल का मामला उठाया था और केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा था, जिस पर केंद्र ने पीठ से कहा था, चुनावी बॉन्ड की वैधता 15 दिन की है और राजनीतिक दलों को अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी भरना है। ये भी कहा था कि चुनावी बॉन्ड की खरीदारी बैंकिंग माध्यम से होगी। आतंकवाद के सवाल पर सरकार ने कहा था, आतंकवाद को वैध धन से वित्तीय मदद नहीं दी जाती, इसे काले धन के जरिए मदद दी जाती है।
आपको बता दूं कि चुनाव नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति या संस्थान 2000 रुपए या इससे अधिक का चंदा किसी पार्टी को देता है तो राजनीतिक दल को दानकर्ता के बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ती है। लेकिन चुनावी बॉन्ड में यह सहूलियत है कि अब कोई भी 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के चुनावी बॉन्ड के जरिए पार्टियों को चंदा दे सकता है और उसकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रहेगी। इस माध्यम से चंदा लेने पर राजनीतिक दलों को सिर्फ ये बताना होता है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए उन्हें कितना चंदा प्राप्त हुआ है। इसीलिए चुनावी बॉन्ड को पारदर्शिता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है। इस योजना के आने के बाद से बड़े राजनीतिक दलों को चेक के जरिए मिलने वाले सारे चंदे में गिरावट आई है और चुनावी बॉन्ड के जरिए मिल रहे चंदे में बढ़ोतरी हो रही है। साल 2018 और 19 में भाजपा को कुल चंदे का 60% हिस्सा चुनावी बॉन्ड से प्राप्त हुआ था। इससे भाजपा को कुल 1450 करोड़ रुपए की आय हुई थी। वहीं वित्त वर्ष 2017 और 18 में भाजपा ने चुनावी बॉन्ड से 210 करोड़ रुपए का चंदा प्राप्त होने का ऐलान किया था। चुनावी बॉन्ड योजना को लागू करने के लिए मोदी सरकार ने साल 2017 में अलग अलग कानूनों में संशोधन भी किया था। यानी देश की अर्थव्यवस्था संभले या लड़खड़ाए, लोकतंत्र आबाद रहे या बर्बादी की कगार पर पहुंच जाए, जनता डर कर घरों में कैद रहे या सड़कों पर डंडे खाने उतरे, हालात कैसे भी हों, भाजपा की 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, ये व्यवस्था हो गई है। राष्ट्रवाद और धर्म के रंगों में जनता ने गजब फरेब खाया है। खैर, शायर अंजुम लुधियानवी ठीक ही फरमाते हैं कि रंग ही से फरेब खाते रहे, रंग ही से फरेब खाते रहे, खुशबुएं आजमाना भूल गए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।